तो चलिए आज एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं जहां अलग अलग संस्कृतियों का एक बहुत ही अद्भुत संगम हुआ है। आज हम अपनी इस चर्चा में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटकर देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सदियों की इस साझी विरासत ने आज की कला, वास्तुकला और हमारे समाज को आकार दिया है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों की नहीं है। ये कहानी है व्यापार की, नए विचारों की और उस आर्ट की जिसने भारतीय संस्कृति के इस खूबसूरत ताने बाने को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया। अब इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे शुरुआती अरब व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और भौतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? सच कहूं तो इसका जवाब किसी बड़े युद्ध या आक्रमण में नहीं छिपा है, बल्कि इसका जवाब तो उन शांतिपूर्ण व्यापारिक मार्गों में है जो किसी भी बड़े साम्राज्य के आने से बहुत बहुत पहले शुरू हो गए थे। तो आइए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। भाग 1, प्रारंभिक समुद्री व्यापार यानी महासागरों की गूंज। सीधे चलते हैं 7वीं शताब्दी के मालाबार तट पर, जहां अरब व्यापारियों और स्थानीय भारतीय समुदायों के बीच की सबसे पहली मुलाकात ने एक बिल्कुल नए युग की नींव रखी। इस टाइमलाइन को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस्लामी आस्था भारत में मुख्यतः व्यापार के जरिए आई थी। जैसे 629 ईसी में केरला में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे भारत की सबसे पहली मस्जिद माना जाता है। उसके ठीक बाद 630 ईसी के आसपास भारतीय तटों पर अरब जहाजों का पहला रिकॉर्ड मिलता है। और देखते ही देखते 750 के दशक तक आते आते ज्ञान का ये आदान प्रदान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होने लगा। ये अपने आप में एक बहुत ही शांतिपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक मिलन था। इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मालाबार तट का मापिला समुदाय। हुआ ये था कि इन शुरुआती अरब व्यापारियों ने स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह किया और इस तरह एक बिल्कुल नए समुदाय का जन्म हुआ। ये जो बदलाव था ना, ये किसी जबरदस्ती या संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि व्यापार और आपसी संबंधों के जरिए बहुत ही स्वाभाविक रूप से हुआ था। अब आते हैं हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, भाग 2, सूफी आध्यात्मिक पुल। यहाँ हमें दो विशाल परंपराओं के बीच एक बेहद रहस्यमयी और दार्शनिक तालमेल देखने को मिलता है। देखिए, सूफीवाद यानी इस्लामी रहस्यवाद ने भारत की अपनी स्वदेशी दार्शनिक परंपराओं के साथ एक बहुत ही गहरा तालमेल बिठा लिया था। खासकर अगर हम अद्वैतवाद और अहिंसा की भारतीय अवधारणाओं की बात करें तो वो सूफी विश्वासों के साथ बिल्कुल सटीक बैठती थीं। इस विचारिक और आध्यात्मिक समानता ने एक ऐसा पुल बनाया ना, जिसने इस नई आस्था को स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही आसान और स्वीकार्य बना दिया। और इस आध्यात्मिक पुल को बनाने में इन प्रमुख सूफी संतों का सबसे बड़ा हाथ था, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और अहमद सिरहंदी। इन महान संतों ने यहाँ की संस्कृति में प्रेम, सौंदर्य और संगीत का एक ऐसा रंग घोला जिसने सिर्फ आम कारीगरों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शासकों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। सच में स्वदेशी परंपराओं और इस्लाम के बीच की दूरी को मिटाने में इनका रोल काफी बड़ा है। अब विचारों और अध्यात्म का ये जो अनोखा संगम था, उसने जल्द ही एक भौतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं भाग 3, इंडो इस्लामी वास्तुकला का विलय। ये देखते हैं कि ये भारतीय परिदृश्य में आखिर कैसे उभर कर सामने आया। यहाँ ना इन दो अलग अलग निर्माण शैलियों के बीच का जो अंतर है वो सच में बेहद दिलचस्प है। एक तरफ हमारी स्वदेशी वास्तुकला थी जो ट्रेबिएट शैली पर आधारित थी। इसमें हॉरिजॉन्टल बीम्स या सीधे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। और वहीं दूसरी तरफ आई आर्क्यूएट यानी धनुषाकार इस्लामी शैली। इसने क्या किया? इसने मेहराब, विशाल गुंबद और इमारतों को जोड़ने के लिए मोटर जैसे कॉन्सेप्ट को पेश किया। इस इंजीनियरिंग एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। मोटर जैसे सीमेंटिंग एजेंट और नए साइंटिफिक फॉर्मूलाज के आने से इमारतों को बहुत ज्यादा मजबूती मिली। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? वो ये कि इन विदेशी वास्तुकला कॉन्सेप्ट्स को भारत में जमीन पर उतारने का सारा श्रेय यहाँ के स्वदेशी भारतीय कारीगरों को जाता है। उनके अद्भुत कौशल और पत्थर तराशने की महारत के बिना ये नामुमकिन था। इन दोनों के ज्ञान के मिलने से ही ये सब संभव हो पाया। और इसी शानदार सांस्कृतिक तालमेल का सबसे बड़ा सबूत है ये विश्व प्रसिद्ध इमारतें। 1192 ईस्वी में बनना शुरू हुआ कुतुब मीनार
आगरा का ताजमहल, बीजापुर का गोल गुंबज और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। जरा सोचिए, ये सिर्फ इमारतें थोड़ी हैं, ये तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की सदियों पुरानी उत्कृष्टता का एक जीता जागता प्रतीक है। पत्थरों पर उकेरी गई इस कला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं भाग 4 का, विद्वान, साहित्य और कला की दुनिया। यहाँ इस साझी विरासत ने बौद्धिक और कलात्मक योगदान का एक सच में विशाल खजाना तैयार किया है। तो इसमें सबसे खास पॉइंट ये है कि ज्ञान का यह आदान प्रदान बिल्कुल भी एक तरफा नहीं था। अब्बासिद खिलाफत के दौरान जब प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ तो उसी के रास्ते भारतीय अंक प्रणाली यानी अपना नंबर सिस्टम मध्य पूर्व और वहां से होते हुए यूरोप तक पहुंचा। इस ज्ञान ने पूरी दुनिया के गणित और विज्ञान पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। चाहे बात साहित्य की हो, संगीत की या फिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, इन प्रमुख हस्तियों का योगदान सच में काबिले तारीफ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, महान उर्दू शायर मिर्जा गालिब, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान और आज के दौर के अकेडमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान। ये विविधता हमें साफ दिखाती है कि हर युग और हर क्षेत्र में इनका प्रभाव कितना ज्यादा रहा है। और हाँ, आधुनिक भारत के निर्माण की बात हो तो इस विशेष ऐतिहासिक व्यक्तित्व को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति, जिन्हें हम सब प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के रक्षा उद्योग और गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के विकास में उनका योगदान इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि ये जनसंख्या आज के आधुनिक राष्ट्र के उन्नत विकास को किस तरह आकार दे रही है। इतिहास और वास्तुकला के इन पन्नों से निकलकर आइए अब सीधे वर्तमान की तरफ चलते हैं। भाग 5, आधुनिक जनसांख्यिकी तना-बना। सदियों की ये विरासत आज भारत के आधुनिक समाज के रूप में हमारे बीच जिंदा है। 18 करोड़ 90 लाख ये विशाल संख्या 2017 के अनुमानों के अनुसार भारत के मुस्लिम आबादी को दर्शाती है। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सदियों से चला आ रहा ये डेमोग्राफिक ताना-बाना आज कितने बड़े पैमाने पर भारत का हिस्सा है। अगर हम थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है, जो कि ग्लोबल आबादी का लगभग 10.97% हिस्सा है। ये सच में एक ध्यान देने लायक आंकड़ा है। अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस आबादी का सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ है। एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज दोनों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में 19.3%, वेस्ट बंगाल में 27% और बिहार में 16.9% आबादी है। ये देश के वो 3 प्रमुख राज्य हैं जहां इस डेमोग्राफिक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा निवास करता है। वहीं अगर हम स्थानीय आबादी की बात करें तो लक्षद्वीप में 93% और जम्मू और कश्मीर में 68% के साथ ये आबादी वहां के लोकल कल्चर और लाइफस्टाइल का बिल्कुल मुख्य आधार है। और इसके अलावा असम में 35% और केरल में 27.7% के साथ भी इनकी उपस्थिति काफी ज्यादा मायने रखती है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। जैसे जैसे सदियों का ये साझा इतिहास हमारे उपमहाद्वीप के भविष्य का निर्माण कर रहा है, ये गहरा सांस्कृतिक संगम आने वाले समय में दक्षिण आसियाई विरासत के अगले युग को किस तरह आकार देगा। ये एक ऐसी लेगेसी है जो आज भी इवॉल्व हो रही है और इसके बारे में सीखना हमेशा ही दिलचस्प रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।